हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कंजंक्शन क्या है। देखिए, कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो जॉइन करते हैं टू और मोर देन टू वर्ड्स। मतलब कंजंक्शंस एक करेक्टर का काम करते हैं बिटवीन टू वर्ड्स, बिटवीन टू फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। जब भी हमें कि कोई भी दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को, एंड इवन मोर देन टू, ज़रूरी नहीं है कि दो ही हो। जब भी हमें इन वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को आपस में जॉइन कराना होता है, एक साथ लिखना होता है, तो हम कैसे लिखते हैं? कनेक्टर्स के थ्रू लिखते हैं। व्हाट आर द कनेक्टर्स? दे आर द कंजंक्शंस। ठीक है, तो कंजंक्शन वो शब्द हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखिए, वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। यहाँ पे वीना एंड श्वेता ये टू डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, इन्हें जोड़ने का काम किया है। कौन कौन मार्केट गया था? बीना एंड श्वेता। तो यहाँ पे एंड जो है ये कंजंक्शन है। सेम इन द सेकेंड सेंटेंस, मुकेश गेव मी अ बुक एंड एन इंक पॉट। मुकेश ने मुझे एक किताब और एक इंक पॉट दिया। तो यहाँ पे बुक और इंक पॉट दोनों एक साथ दी गई है। इनको आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है एंड। ये कंजंक्शन है। ठीक है, सेम नेक्स्ट सेंटेंस में, आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। मैं उसे देखने गया था या मैं उससे मिलने गया था। ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था। तो ये सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपस में जोड़ने का काम कर रहा है ये बट, लेकिन वो वहाँ नहीं था। ठीक, गिव मी अ टी और कॉफ़ी। यहाँ पे टी और कॉफ़ी ये टू वर्ड्स हो गए अलग अलग, इन्हें जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कंजंक्शंस हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस हैं, जैसे कि आप चाहें तो इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका हिंदी मीनिंग भी साथ में दिया हुआ है, एंड, एज वेल एज, अदरवाइज, और एल्स, देयरफॉर। ये सारे कंजंक्शंस हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। काइंड्स की बात करें तो दे आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। द फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ओनली, व्हेन, देयरफॉर, नो लेस देन, अदरवाइज, और एल्स, स्टिल, वाइल, वेज, नेवरदलेस, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे जो हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अभी कोऑर्डिनेट का मीन क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि सेम, समान श्रेणी के या समान कोटि के। मतलब इनका प्रयोग हमेशा दो इक्वल रैंक वाले वर्ड्स को या इक्वल रैंक वाले फ्रेजेस और क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, सेकेंड वन इज अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, थर्ड वन इज एडवर्सेटिव कंजंक्शंस एंड फोर्थ वन इज इलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है वो देखते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। वे कंजंक्शंस जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने में यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रस्ट इन गॉड एंड द सेकेंड वन इज डू द राइट। और हमेशा अपना ठीक काम करो, मतलब किसी के साथ कुछ गलत मत करो, भगवान में विश्वास करो। तो यहाँ पे ये जो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं इन्हें जोड़ा जा रहा है एंड के थ्रू। ठीक है, तो ये एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमारे वो कंजंक्शंस हैं जो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। शी वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड। उसको जुर्माना भी लगा और उसे इम्प्रिजन्ड, सजा भी हुई। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं जिनको कि बोथ और एंड के साथ में कंबाइन करके शॉर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है एज वेल एज। रमन एज वेल एज अजीत वॉज प्रेजेंट देयर। मीन्स रमन भी वहाँ पे उपस्थित था, अजीत भी वहाँ पे उपस्थित था। तो रमन के साथ अजीत भी वहाँ पे उपस्थित था। ठीक है, नो लेस देन। नेक्स्ट है नो लेस देन शी, नो लेस देन हर लवर इज इनोसेंट। यहाँ पे नो लेस देन का मीन होता है कि
उससे कम, मतलब ये जो शी है वो अपने लवर से कम इनोसेंट नहीं है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही वॉज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। यहाँ पे 2 एडजेक्टिव्स हैं, फुलिश एंड ऑब्स्टिनेट, मतलब वो ना केवल मूर्ख है बल्कि जिद्दी भी है। और इनका हिंदी मीनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, क्योंकि अगर हिंदी मीनिंग पता है तो कंजक्शंस को समझना बहुत ईजी हो जाता है। अल्टरनेटिव कंजक्शंस कौन से होते हैं, देखिए जैसे कि इसके नेम से ही हमें समझ में आ रहा है, अल्टरनेटिव मतलब जहाँ पे कुछ चॉइस है। और ये कंजक्शन कौन से हैं, अल्टरनेटिव और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज एल्स, जहाँ पे चॉइस हो, ठीक है। तो शी मस्ट बी और शी विल डाई, मतलब अब यहाँ पे उसके पास 2 चॉइसेस हैं कि या तो वो रो ले या नहीं तो फिर क्या होगा, और अन्यथा शी विल डाई, वो मर जाएगी, तो यहाँ चॉइस है। नेक्स्ट है आइदर ही इज़ मैड और ही फेन्स मैडनेस, या तो वो पागल है और वो पागल होने का नाटक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना तो पैसा देने वाले बनो, मतलब उधार, ना तो पैसा मांगो और ना पैसा उधार दो। यहाँ पे भी 2 एक तरीके से चॉइस दिए गए हैं। नेक्स्ट है वर्क हार्ड एल्स अदरवाइज यू विल नॉट पास, यहाँ पे हम एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं और अदरवाइज का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक कंजक्शन हम यहाँ ले सकते हैं कि कठिन परिश्रम करो वरना या फिर अन्यथा तुम पास नहीं होगे। तो यहाँ पे क्या है, हमें दिखाई दे रहा है सेंटेंस में कि कहीं ना कहीं 2 चॉइसेस हैं। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे या ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे चॉइसेस नज़र आएंगी तो वहाँ पे अल्टरनेटिव कंजक्शंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कंजक्शंस। एडवर्सेटिव कंजक्शन में क्या होता है, एडवर्स से पता चल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास होता है, अंतर होता है, कंट्रास्ट होता है। दोनों जो या तो स्टेटमेंट्स आपस में अपोजिट होंगे या जो जिस क्वालिटी सेंटेंस में दिखाई जा रही है, जो एडजेक्टिव्स हैं वो आपस में अपोजिट होंगे, कुछ ना कुछ कंट्रास्ट होगा। अब देखो एडवर्सेटिव कंजक्शंस होते कौन से हैं, बट, स्टिल, येट, नेवरदीलेस, व्हेयरएज, वाइल एंड ओनली, ठीक है। ही स्लो बट ही इज स्टडी, वो धीमा है लेकिन स्टडी मीन्स लगातार है, मतलब भले ही वो अपना काम स्लो करता है लेकिन लगातार करता है, इसका सेंस ये है। तो ये स्लो भी है और स्टडी भी है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कंट्रास्ट है दोनों एडजेक्टिव्स में। नेक्स्ट है ही वॉज एनॉयड स्टिल और येट ही केप्ट क्वाइट, ठीक है। तो भले ही वो एनॉयड था लेकिन फिर भी वो चुप रहा, तो यहाँ पे भी कंट्रास्ट है। नेक्स्ट है ही हैड नो चांस ऑफ सक्सेस नेवरदीलेस ही परसीव्ड, देखो यहाँ पे सेंटेंस का सेंस है कि उसकी सक्सेस के कोई चांस नहीं है, और नेवरदीलेस का मतलब होता है फिर भी, वो यहाँ पे परसीव्ड का मीन्स है कि वो लगा रहता है भले उसकी सक्सेस का चांस नहीं है। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है, कंट्रास्ट है, यहाँ पे भी कंट्रास्ट आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है शी इज़ ब्यूटीफुल वेयरएज, या वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वेयरएज वाइल दोनों ही ठीक है। हर फ्रेंड्स आर अगली, मतलब वो सुंदर है जबकि उसके जो फ्रेंड्स हैं या बल्कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, वो अगली हैं। नेक्स्ट है ही वॉज ऑल राइट ओनली ही वॉज फटीग, मतलब वो ठीक था बस वो थोड़ा सा थका हुआ था। तो ये इस सेंटेंस हैं, इनमें आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा कंट्रास्ट जो है वो नज़र आ रहा है हमें। चलिए अब हम नेक्स्ट काइंड देखते हैं। नेक्स्ट इसका जो टाइप है वो है इलेटिव कंजक्शंस, ठीक है। इलेटिव कंजक्शंस में क्या होता है कि इसमें जो थोड़ा सा कॉन्क्लूडिव आप कह सकते हैं स्टेटमेंट रहेगा, थोड़ा सा निष्कर्ष का भाव एक्सप्रेस करते हैं, मतलब किसी भी बात को लेके कॉन्क्लूजन समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहला है इसमें फॉर, शी विल पास, फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड, वो पास होगी क्योंकि उसने, यहाँ पे फॉर का मतलब है क्योंकि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया है। तो यहाँ पे एक आपको क्या दिख रहा है, कॉन्क्लूजन दिख रहा है, निष्कर्ष दिख रहा है। नेक्स्ट है देयरफॉर शी वॉज फाउंड स्टीलिंग एंड देयरफॉर शी वॉज अरेस्टेड, उसे चोरी करते हुए पाया गया इसलिए उसे अरेस्ट किया गया, ठीक है।
तो यहाँ पे भी एक कंक्लूज़न निकल के आ रहा है कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया, क्योंकि उसको चोरी करते हुए पाया गया था। नेक्स्ट, सो या कॉन्सिक्वेंटली, विनय डिड नॉट वर्क, विनय ने काम नहीं किया। सो ही फेल्ड, या फिर कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ड, और परिणाम स्वरूप या फिर इसलिए वो फेल हो गया। तो यहाँ पे भी आपको निष्कर्ष समझ में आ रहा है। तो आई होप कि आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के जो 4 टाइप मैंने आपको बताए हैं वो समझ में आ गए। चलिए अब हम इसका जो दूसरा काइंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसकी बात करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं पहले वो देख लीजिए। एज, बिकॉज, सिंस, इफ़, दो, ठीक है, ये सारे आपके सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। देखिए जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ये कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ना सबऑर्डिनेट, इसको समझना है। सबऑर्डिनेट का मीन होता है किसी दूसरे पर आश्रित होना या निर्भर होना। जैसे कि आपने देखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है कि वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, भावना वॉज फाइंड, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। एज शी केम लेट, अब यहाँ पे ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि वो लेट आई थी, क्योंकि वो लेट आई थी, तो यहाँ पे इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। वो लेट आई थी तो क्या, वो लेट आई थी इसलिए उसको फाइन किया गया, ठीक। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जिन्हें इंडिपेंडेंटली हम जिनका अर्थ नहीं निकाल सकते, जिन्हें अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ़ ही कम्स, आई शैल गो, तो यदि वो आता है, यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आगे दिया हुआ है कि यदि वो आता है, यदि वो आता है तो क्या, तो मैं जाऊँगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे पीछे आया है, ठीक है। ये क्लॉज की जो प्लेस है वो आगे पीछे हो सकती है, वो हमें पहचानना है कि कौन सा क्लॉज सबऑर्डिनेट है, कौन सा क्लॉज प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, और वो एक कंप्लीट सेंस देगा। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो उसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ही कम्स, यदि वो आता है। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें आगे ये जो इसका मेन क्लॉज है इसको पढ़ना पड़ेगा। आई शैल गो, मतलब अगर वो आएगा तो मैं जाऊँगा। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। टिपी बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी तो क्या, आई वेंट आउट, लेकिन मैं बाहर गया। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं ये किस पर आश्रित होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि हर सबऑर्डिनेट क्लॉज में कुछ कंजंक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे एज है, इफ़ है, दो, ऑल्दो, यहाँ अनलेस है, लेस्ट है, इवन इफ, ये सब क्या है, ये सब है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। जितने भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं उन्हें उनके यूज़ के बेसिस पर 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ कंजंक्शंस ऑफ टाइम, देन कंजंक्शंस ऑफ कॉज और रीज़न, कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, कंजंक्शंस ऑफ पर्पस, कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट, कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन एंड कंजंक्शंस ऑफ एक्सटेंट और मैनर। कंजंक्शंस ऑफ टाइम क्या है, कंजंक्शन ऑफ टाइम वो होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे एडवर्ब क्लॉज क्या है, ये मैं एक क्लॉजेस की अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको समझाऊंगी। देखिए बस अभी इतना समझ लीजिए कि जो क्लॉजेस हैं इनके नाम दे दिए गए हैं, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। अब वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी एक अलग क्लॉज की वीडियो में। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है और कंजंक्शन ऑफ टाइम वाले जो कंजंक्शन है ये टाइम से पता चल रहा है क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि शी हैड डाइड बिफोर शी रीच्ड 25, मतलब अपनी एज के 25 होने से पहले ही वो मर चुकी थी, तो यहाँ टाइम बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आफ्टर, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर पेशेंट के मर जाने के बाद आया। सिंस, मैनी थिंग्स हैव हैपन्ड सिंस आई सॉ यू, जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ये हर सेंटेंस में हमें कहीं ना कहीं टाइम पता चल रहा है। नेक्स्ट है वेट हियर टिल आई रिटर्न और अनटिल आई रिटर्न, मतलब यहाँ पे इंतज़ार करो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ। एज सुन एज आई विल लीव
एज सुन एज यू कम, जैसे ही मैं जाऊँगा वैसे ही तुम आओगे। ये जो कंजंक्शन ऑफ टाइम है ये क्या बताएंगे, ये टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन ऑफ कॉज और रीज़न। ये वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जो किसी रीज़न या किसी कॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। वह आई लव हर बिकॉज शी लव्स मी, तो यहाँ पे क्या है, रीज़न है बिकॉज शी लव्स मी, क्योंकि वो भी लव करती है इसलिए आई लव हर, ये रीज़न बन गया। तो यहाँ पे ये जो बिकॉज है ये रीज़न शो कर रहा है। नेक्स्ट है ही विल गो देयर सिंस यू डिज़ायर इट। नेक्स्ट है ही विल गो देयर सिंस यू डिज़ायर इट, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है रीज़न। क्या रीज़न दिख रहा है कि उसके जाने का रीज़न है क्योंकि उसने डिज़ायर मतलब इच्छा व्यक्त की थी। ऐसे ही नेक्स्ट है एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, क्योंकि वो वहाँ नहीं था तो मैंने क्या किया, उसके भाई से बात की। तो यहाँ पे भी रीज़न दिखाई दे रहा है कि उसने उसके भाई से बात क्यों की, क्योंकि वो जो पर्सन जिससे वो मिलने गया था वो वहाँ पे नहीं था। तो कंजंक्शंस ऑफ रीज़न वो कंजंक्शंस होते हैं जो हमें किसी भी क्लॉज में रीज़न शो करते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। ये वो कंजंक्शंस होते हैं जो कोई भी रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ही वॉज सो इंटेलिजेंट, वो इतना बुद्धिमान था कि, यहाँ पे दैट का मीन है कि, ही वन द फर्स्ट प्राइज़, कि उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता। तो यहाँ पे परिणाम दिखाई दे रहा है, रिजल्ट दिखाई दे रहा है, कॉन्सिक्वेंस दिखाई दे रहा है कि वो इतना इंटेलिजेंट था, दैट्स वाई, दैट्स द रिजल्ट कि उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता। नेक्स्ट है कंजंक्शंस ऑफ पर्पस। ये वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जो सेंटेंस में क्या शो करते हैं, पर्पस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, ठीक है। नेक्स्ट ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया ताकि, उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस था कि ताकि वो पास हो जाए, ताकि वो पास हो सके। नेक्स्ट है वॉक केयरफुली, संभल के चलो, लेस्ट यू शुड फॉल। अब यहाँ पे शुड फॉल आप कहेंगे कि ताकि तुम गिर जाओ, ये यहाँ पे सेंस नहीं है, क्योंकि ये जो कंजंक्शंस होता है ना लेस्ट, ये अपने आप में नेगेटिव होता है। इसका मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर दैट, ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे बिकम रिच, उसने मतलब वह कठिन ता से काम करता है या बहुत मेहनत से काम करता है ताकि मतलब उसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि ही में बिकम रिच, ताकि वो अमीर बन जाए, मतलब अमीर बन सके। तो ये हैं कंजंक्शंस ऑफ पर्पस। नेक्स्ट है कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। अब देखिए कंजंक्शन ऑफ कंडीशन जो होते हैं वो कंडीशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही विल डिसमिस यू इफ़ यू आर लेट अगेन, यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। ये जो इफ़ है वो बता रहा है कि यदि तुम दोबारा लेट हुए तो वो आपको डिसमिस कर देगा। शी बिहेव्स एज इफ़ शी वर मैड, यहाँ पे एज इफ़ का मीन होता है मानो कि, वो ऐसे बिहेव करती है मानो कि वो पागल हो। तो यहाँ पे भी क्या है, कंडीशन है। ही कैन नॉट बी पार्डन अनलेस ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, मतलब उसे क्षमा नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो अपनी गलती को मान नहीं लेता है। यहाँ पे भी कंडीशन है, मतलब क्षमा तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वो अपनी गलती को नहीं मान लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड। आई एग्री टू दीज टर्म्स, मैं इन सारे टर्म से सहमत होता हूँ। प्रोवाइडेड का मीन होता है बशर्ते, और ये प्रोवाइडेड दैट ये भी आप लगा सकते हैं, इसका भी मीन बशर्ते है। बशर्ते यू एग्री टू माइन, मतलब बशर्ते तुम मेरी कंडीशन से या जो मेरी टर्म्स हैं उनसे सहमत हो जाओ। तो यहाँ पे भी कंडीशन है। तो ये जो कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो कंडीशन को बताते हैं किसी भी क्लॉज में, उनको हम कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन कहते हैं। कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट, ये वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के एडजेक्टिव्स में या क्लॉजेस में कंट्रास्ट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज़ पुअर, मतलब भले ही वो गरीब है लेकिन वो कैसा है, ऑनेस्ट है। यहाँ पे कंट्रास्ट है ऑनेस्ट में और पुअर में। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट कंटेंटेड दो ही इज़ पुअर, यहाँ पे पुअर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए रिच, ठीक है, तब इसका सेंस बनेगा। यद्यपि वो अमीर है लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं है, तो अभी यहाँ पे कंट्रास्ट बनेगा।
आपका लास्ट इसका एग्जांपल है, ही विल नेवर पास हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई। भले ही वो कितना भी कोशिश कर ले लेकिन फिर भी वो पास नहीं होगा, मतलब कोशिश भी की जा रही है यहाँ पे और बेचारा पास भी नहीं हो पा रहा है। हो गया ना कंट्रास्ट। तो ये कंजक्शंस वो कंजक्शंस हैं जो सेंटेंस में क्या बताएंगे, कंट्रास्ट बताएंगे। नेक्स्ट आता है कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन, मतलब वो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो किसी भी क्लॉज में क्या बताते हैं, कंपैरिजन बताते हैं। जैसे ही इज़ एज क्लेवर एज आई, वो मेरी तरह बुद्धिमान है। तो यहाँ पे ही का और आई का कंपैरिजन किया जा रहा है आपस में। नेक्स्ट है ही लव्स मी एज मच एज यू, तुम मुझे जितना प्रेम करते हो उतना ही वो मुझे प्रेम करता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ही का और यू का कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, शी लाइक्स मी नो लेस देन यू, वह मुझे तुमसे कम पसंद नहीं करती है। इसका मतलब ये कि वो लगभग तुम्हारे बराबर ही पसंद करती है, तुमसे कम पसंद नहीं करती है। तो मीन्स तुम्हारे बराबर पसंद करती है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है ही इज़ टॉलर देन यू, तो यहाँ ही का कंपैरिजन किया जा रहा है यू के साथ में कि वो तुमसे लंबा है। तो ये जो कंजंक्शंस है ये क्या बताते हैं, कंपैरिजन बताते हैं। लास्ट है कंजंक्शंस ऑफ एक्सटेंट और मैनर। कंजंक्शंस ऑफ एक्सटेंट और मैनर वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जो किसी भी पर्सन के मैनर को, बिहेवियर को दर्शाते हैं, या फिर किसी भी सिचुएशन कंडीशन की जो इफ़ेक्ट है, जो लिमिट है, जो उसका एक्सटेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंजंक्शंस ऑफ एक्सटेंट और मैनर। फॉर एग्जांपल, मैन विल रीप एज दे शो, मतलब इंसान वही काटेगा जो वो बोएगा। तो यहाँ पे एक आपको इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है किसी भी पर्सन के एक्शंस का, कि जो जैसा बिहेव करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। ठीक है, पर्सन का जैसा बिहेव होगा वो वैसा ही फल पाएगा। नेक्स्ट है ही चोज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग एज दे वर फिट, उसने चूज़ किया मतलब चुना कैंडिडेट्स को, किसके हिसाब से चुना, एज दे वर फिट, जिस हिसाब से वो फिट बैठ रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या है, मैनर हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कैंडिडेट्स को चुना गया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी होगी कि यहाँ मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में बात की, ठीक है, लेकिन कुछ कंजंक्शंस होते हैं जो कि एज अ कंजंक्शंस भी यूज़ किए जाते हैं और एज अ प्रेपोजिशन भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि टिल, सिंस, फॉर, आफ्टर, बट, बिफोर। ये वो कंजंक्शंस हैं जिनको कि हम एज अ प्रेपोजिशन भी यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस यूज़ करते टाइम कुछ रूल्स हैं इम्पॉर्टेंट जिनको कि याद रखना ज़रूरी है, वो हम देखेंगे। आइदर और का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आइदर और का यूज़ हुआ है तो वहाँ पे आइदर के साथ और ही होना चाहिए, नॉर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने नॉर लगा दिया या आपके एग्ज़ाम में एज एन ऑप्शन आ गया नॉर और आपने उसे टिक कर दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, लेकिन सेकंड सेंटेंस है ही इज़ आइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमें आइदर के साथ हमेशा किसका यूज़ करना है, और का यूज़ करना है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है नाइदर नॉर। नाइदर के साथ आपको हमेशा नॉर का ही यूज़ करना है, जैसे आइदर के साथ और का यूज़ किया था और नाइदर के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, नॉर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ब्रदर इज़ नाइदर गुड नॉर वाइज, दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। अगर हम इसे ऐसे बोल दें, माई ब्रदर इज़ नाइदर गुड और वाइज, तो ये जो सेंटेंस है अब ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है नाइदर राहुल नॉर आशीष वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पे भी ये सेंटेंस तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड सेंटेंस की बात करें, नाइदर राहुल और आशीष, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि नाइदर के साथ इसका पेयर हमेशा नॉर बनेगा, नॉर ही आएगा। नेक्स्ट है अगर सेंटेंस में बोथ का यूज़ हुआ है, ठीक है, तो बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा। जो भी हम दो क्लॉजेज या एडजेक्टिव्स को कंबाइन करेंगे वो एंड के थ्रू ही करेंगे। हम बोथ के साथ में ना तो एज वेल एज लगा सकते, ना हम बट लगा सकते, जहाँ पे बोथ आया है उसके साथ में एंड ही जाएगा। लीजिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी एक पेयर है, ये भी हमेशा साथ में ऐसे ही आएगा, नॉट ओनली आएगा तो बट ऑल्सो आएगा, ठीक है। तो बट ऑल्सो को आप चेंज नहीं कर सकते कि नॉट ओनली के साथ आपने एंड ऑल्सो लगा दिया, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर नॉट ओनली आया, ही इज़ नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड, ये सेंटेंस करेक्ट है।
नेक्स्ट है नॉट आइदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन सिंपल है। नॉट आइदर के बाद हमेशा और का प्रयोग होता है, नॉर का नहीं। अब यहाँ पे नॉट लग गया है लेकिन है तो ये आइदर ही ना, तो आइदर के साथ क्या जाएगा, और जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में आइदर के साथ नॉट भी आया हुआ है लेकिन उसका जो पेयर रहेगा वो और ही रहेगा, नॉर को यूज़ नहीं करेंगे। शी इज़ नॉट आइदर टॉल और ब्यूटीफुल। ठीक है, तो भले ही यहाँ पे नॉट आए, नेगेटिव है, बट यहाँ पे हम आइदर के साथ और का ही यूज़ करेंगे, नॉर का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम किसी सेंटेंस में टू या मोर देन टू क्लॉजेज या फ्रेजेस जो भी हम ऐड कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स वगैरह कुछ भी, और उसमें हम आइदर और का यूज़ कर रहे हैं, तो जितने भी फ्रेजेस हैं या जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उन सबको हम ऐड करेंगे और के थ्रू। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, हिज बिलव्ड गेव हिम आइदर अ वॉलेट और अ पेन और अ मोबाइल। यहाँ पे 3 चीज़ों की बात की गई है और इसमें आइदर और का यूज़ हुआ है, तो हम तीनों को ज्वाइन कराएंगे, मतलब तीनों को ऐड करेंगे बाय यूजिंग और। जैसे यहाँ पे तो आइदर लग गया, आइदर अ वॉच, या तो वॉच दी है उसने या फिर क्या दिया है, पेन दिया है। अब यहाँ तक तो ठीक है, पेन दिया, अब उसके आगे उन्होंने एक सामान और जोड़ दिया, मोबाइल भी जोड़ दिया, तो हम लिखेंगे और अ मोबाइल, और या फिर मोबाइल दिया है। हिज बिलव्ड गेव हिम आइदर अ वॉच और अ पेन और अ मोबाइल, तो तीनों को हमको आइदर और से ही जोड़ना है। नेक्स्ट है जैसे कि नाइदर नॉर। ठीक है, इसका यूज़ है और इसमें भी मोर देन टू एडजेक्टिव्स दे दिए, मोर देन टू फ्रेजेस दे दिए, तो उसको भी हम कैसे जोड़ेंगे, इसको भी हम नॉर के साथ ही जोड़ेंगे। हर लवर इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस नॉर ऑनेस्ट। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि हमने ये जो दोनों एडजेक्टिव्स हैं ना, लेबोरियस और ऑनेस्ट, इनको किससे ऐड किया है, नॉर से ऐड किया है। ठीक है, नाइदर नॉर नॉर। ऐसा नहीं है कि नाइदर नॉर, नॉर में नॉर सिर्फ एक ही बार आएगा, हम बाकी के जो एडजेक्टिव्स हैं उनको एंड से जोड़ दें, ऐसा करेंगे अगर तो रॉन्ग हो जाएगा। हमको नॉर से ही जोड़ना है और आइदर और में और से ही जोड़ना है। नेक्स्ट है ऑल्दो और दो। जब भी किसी सेंटेंस में ऑल्दो या दो का यूज़ होता है तो जो नेक्स्ट क्लॉज होता है उससे पहले या तो हम येट का यूज़ करेंगे, और अगर येट का यूज़ भी नहीं करेंगे तो हम सिर्फ एक कॉमे का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होके ऑल दो और दो के साथ बट का यूज़ भी कर देते हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ऑल दो और दो के साथ या तो येट यूज़ होगा या फिर केवल कॉमा यूज़ होगा। दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है, आप दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट रॉन्ग हो जाएगा। दो ही इज़ पुअर, केवल कॉमा आया है यहाँ पे, ही इज़ ऑनेस्ट, ये भी करेक्ट है। अगर किसी सेंटेंस में इफ़ का यूज़ हुआ है, कंजंक्शन इफ़ आया है, ठीक है, तो जो सेकंड क्लॉज हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे कि हमको देन का यूज़ करना है। ये भी एक पेयर में चलते हैं। अगर आई एफ इफ़ आया, इफ़ का मीन्स होता है यदि। ठीक है, तो इफ़ अगर यूज़ किया है तो वहाँ पे THEN वाला देन आएगा, THAN वाला देन नहीं आएगा, इतना याद रखना है। इफ़ के साथ हमेशा सेकंड क्लॉज में क्या आएगा, THEN देन आएगा। अगर आपने THAN देन कर दिया या THAT दैट कर दिया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इफ़ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते हो, देन आई विल टीच यू, तो मैं तुमको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ आया है तो इफ़ के साथ हमें THEN देन वाला देन लगाना है। से अगर किसी सेंटेंस में हार्डली या स्कार्सली आ रहा है, ठीक है, हार्डली या स्कार्सली आ रहा है फर्स्ट क्लॉज में, तो जो नेक्स्ट क्लॉज होगा उसमें हम या तो व्हेन का यूज़ करेंगे या फिर बिफोर का यूज़ करेंगे। इनके अलावा हम किसी और का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन, मतलब या तो हम हार्डली यूज़ कर लें या स्कार्सली यूज़ कर लें। इनका मतलब होता है मुश्किल से ही, मुश्किल से ही वो स्कूल पहुंचा था, तभी क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई, या उसके पहुंचते ही उससे पहले ही मतलब बारिश शुरू हो गई। तो हम यहाँ पे व्हेन का भी यूज़ कर सकते हैं और बिफोर का भी यूज़ कर सकते हैं, हार्डली और स्कार्सली के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी हैड हार्डली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन शी वॉज अटैक्ड विथ कोल्ड। वह बहुत मुश्किल से बुखार से ठीक हुई थी कि जुकाम ने उसको परेशान कर दिया। ठीक है, ये हो गया।
नेक्स्ट है नो सूनर। अगर किसी सेंटेंस में नो सूनर का यूज़ हुआ है तो नो सूनर के साथ आप हमेशा THAN वाली देन का यूज़ करेंगे, THEN का यूज़ नहीं करेंगे। अगर किसी क्लॉज में नो सूनर आया है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, THAN देन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा। नो सूनर का मीन होता है ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, देन मतलब त्यों ही, यहाँ पे देन का मीन है त्यों ही द ट्रेन डिपार्टेड, गाड़ी प्रस्थान कर गई। जो नेक्स्ट क्लॉज है उसको हम ऐड करेंगे देन के थ्रू। नेक्स्ट है एज। एज का मतलब होता है इतना जितना, मतलब किसी ने किसी के बारे में जितना बताया है वो उतना मूर्ख नहीं है, जैसे बड़ा चढ़ा के लोग बता देते हैं, ठीक है, तो ये उस सेंस में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, भावना इज़ एज ब्यूटिफुल एज ही सेज, भावना उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसने बताई थी। यहाँ पे ये एज और एज का यूज़ पेयर में हुआ है। इसे कि आप कह सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में भी, हम पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कह सकते हैं, इसे हम ऐसे ही बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, श्वेता इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज प्रभा। श्वेता उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी कि प्रभा है। तो एज के साथ पेयर में हमेशा एज का ही यूज़ होगा। नेक्स्ट है सो और एज। इनका यूज़ हम कब करेंगे, जब इतना जितना का सेंस होगा, ठीक है। जैसे प्रियदर्शनी इज़ नॉट सो डल, मतलब ये प्रियदर्शनी उतनी डल नहीं है जितना कि उसकी टीचर ने एक्सपेक्ट किया था। तो इतना और जितना का जब सेंस होगा तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि सो के साथ जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो सो के साथ हमें क्या यूज़ करना है, एज यूज़ करना है। प्रियदर्शनी इज़ नॉट सो डल एज द टीचर एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, एज और सो का प्रयोग जनरली जैसा वैसा के अर्थ में भी होता है, जैसे कि एज यू डू, जैसा तुम करते हो, सो यू गेट, वैसा तुम पाते हो। यहाँ पे मैंने हिंदी का यूज़ इसलिए किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और जितने भी कंजंक्शंस हैं उनके हिंदी मीनिंग क्या होते हैं। और अगर आप हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे ना एक बार सेंटेंस, तो आप अच्छे से गैस कर पाएंगे कि कौन सा वर्ड यहाँ पे लगाना है, कौन सा कंजंक्शन लगाना है, कौन सा राइट आंसर होगा। सो दैट का प्रयोग इतना की के अर्थ में एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, जैसे कि ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। अगर ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, इसको ऐड टू रिमूव टू ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है ये, ऐड टू रिमूव टू, ये वो सेंटेंस है। तो इसमें ये जो सो है इसका मीन है इतना, ही इज़ सो वीक, तो सो को हम हमेशा पेयर करते हैं डैट के साथ, वो इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता। ये तो हो गया नेगेटिव। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही सो हैंडसम, वो इतना हैंडसम है दैट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम, कि हर लड़की उससे शादी के लिए रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट है वेदर। वेदर के साथ आपको हमेशा और को पेयर करना है। वेदर के साथ हमेशा क्या आएगा, और आएगा। जैसे द बॉय डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट, लड़का नहीं जानता कि वह परीक्षा पास करेगा या नहीं। तो जब भी वेदर आएगा तो उसके साथ में क्या आएगा, और। नेक्स्ट है सच और एज। सच एज को भी हमेशा पेयर में यूज़ करेंगे, सच के साथ हमेशा हम एज का यूज़ करेंगे। और इसका हिंदी में यूज़ होगा ऐसा जो, ऐसा जैसे, ये सारे अर्थों में। सच अ बॉय, ऐसा लड़का। एज मतलब जिसे मैं जानता हूँ, आई नो इज़ एट द पार्टी, वो मतलब पार्टी में है। तो सच के साथ हमेशा आप किसे यूज़ करेंगे, एज को। यहाँ पे सच अ बॉय हु आई नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने लिखा सच अ बॉय हुम आई नो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने लिखा सच अ बॉय दैट आई नो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सच के साथ हमेशा आपको एज का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट है सच दैट का यूज़ हम कब करेंगे। सच दैट का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारा सेंस ऐसा की या ऐसी की के अर्थ में निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ऊपर जो हमारा था कि सच अ बॉय, ऐसा लड़का जिसे मैं जानता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा जिसे या ऐसा जिसको, ऐसा जो, ये सेंस निकल रहा था, तो हमने एज के, सच के साथ लगाया एज, ठीक है। अब अगर सच दैट का यूज़ करना है तो कब करेंगे, जब ऐसा की, ऐसी की के अर्थ में हमको यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब फर्स्ट क्लॉज
का जो एक्शन है उसका रिजल्ट हमें सेकंड क्लॉज में दिखाई देगा, तो वहाँ पे हम सच दैट का यूज़ करेंगे। जैसे कि इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट, इतनी ठंडी रात थी, दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग दैट। तो दैट क्या क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ठंड की वजह से क्या किया, उसने लिखना बंद कर दिया। और हम सच दैट का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, और हम सच दैट का यूज़ करेंगे ऐसा कि के अर्थ में ही करेंगे। जैसे कि हिज स्पीच वॉज सच दैट एवरी वन लाइक्ड हिम, उसकी स्पीच उतनी अच्छी थी, मतलब उसका भाषण ऐसा था कि प्रत्येक पर्सन ने उसे पसंद किया। नेक्स्ट, बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कहीं पे बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा, कंजक्शन एंड आएगा। आप वहाँ पे प्रेपोजिशन टू का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 10 AM एंड 6 PM। यहाँ पे जैसे कि बिटवीन आया है तो इसके साथ में कंजक्शन क्या आएगा, एंड आएगा। बिटवीन के साथ आप टू नहीं लगा सकते, या फ्रॉम नहीं लगा सकते हैं, बाई नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस में एल्स का यूज़ है तो एल्स के साथ हमेशा क्या आता है, एल्स के साथ हमेशा पेयर में जाएगा बट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स, वह अन्य कुछ नहीं चाहता, बट गो टू द बेड, बल्कि सिर्फ बिस्तर पर जाना चाहता है। ठीक है, तो एल्स के साथ आप किसे पेयर करेंगे, बट को पेयर करेंगे। आप एल्स के साथ येट नहीं लगा सकते, एल्स के साथ आप दैट नहीं लगा सकते, तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट और बट। अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं किसी सेंटेंस में, नॉट भी आ जाए और बट भी आ जाए, तो इसमें इनका जो अर्थ होता है वो होता है बल्कि। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ही डज़ नॉट लाइक प्रीति, वह प्रीति को पसंद नहीं करता बट नीलू। अब यहाँ पे बट नीलू का मीन है कि बल्कि नीलू को पसंद करता है, तो जहाँ पे नॉट और बट दोनों का यूज़ होगा वहाँ पे उसका अर्थ निकलेगा बल्कि। और इस तरीके के सेंटेंस में नॉट के साथ आप बट ही लगाएंगे। नॉट मिस्टर प्रसाद बट मिस्टर मिश्रा कैन सॉल्व दिस सम। मिस्टर प्रसाद नहीं बल्कि मिस्टर मिश्रा इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो नॉट के साथ हमेशा क्या आ जाएगा, बट जाएगा। लेकिन कब, जब ये दो पर्सन दिए हुए हों या दो चीज़ें दी हों, उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना हो, तब इस तरीके की कंडीशन भी आपको देखनी है। ऐसा नहीं कि नॉट तो बहुत जगह यूज़ होता है, किस सिचुएशन में यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे बट का यूज़ करना है। नेक्स्ट है नॉट तथा नेवर के बाद और का प्रयोग होता है, नॉर का नहीं। जैसे कि नॉर का यूज़ हम केवल कब करेंगे, जब नाइदर का यूज़ होगा। लेकिन अगर नॉट की बात की जाए और नेवर की बात की जाए, ऐसे सेंटेंस में हमें और का यूज़ करना है, तो हम और यूज़ करेंगे, इसकी जगह हम नॉर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डिड नॉट फ़ोन और राइट टू हिज फादर, मतलब उसने ना तो अपने पिताजी को फ़ोन किया और ना ही उसने अपने पिताजी को लेटर लिखा, मतलब लिख कर बताया। नाइदर नहीं है तो हम नॉट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम नॉट और नेवर वाले ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें और का ही यूज़ करेंगे। एज इफ तथा एज दो का प्रयोग मानो के अर्थ में प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे कि किसी सेंटेंस में मानो के अर्थ कब आएगा, जैसे कि आप कोई कल्पना करें, मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि काश कि मैं प्रधानमंत्री होती, काश कि मैं चिड़िया होती। तो इमेजिनरी चीज़ें हैं मेरे लिए अभी, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं चिड़िया नहीं बन सकती और प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकती। ठीक है, तो यहाँ पे एज इफ़ और एज दो का जो वर्ड्स हैं, इनको हम जब इस तरीके का अर्थ होगा मानो कि मतलब इमेजिनरी सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लुक्स, वो ऐसी दिखती है, एज इफ़ शी इज़ अ हीरोइन, जैसे कि वो हीरोइन है, जबकि वो असलियत में हीरोइन नहीं है। ठीक है, वो ऐसे एक्ट करती है या ऐसे रहती है, दिखती है, वॉट कि वो एक हीरोइन है, बट वास्तविकता में वो नहीं है। एज इफ़ तथा एज दो का प्रयोग असंभव चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो चीज़ें कि पॉसिबल नहीं है
उनको एक्सप्लेन करने के लिए एज इफ़ का यूज़ करते हैं या एज दो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पेयरिंग पे ध्यान दीजिए। अगर इस तरीके की बात की जा रही है कि जहाँ पे कोई असंभव चीज़ है जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है या जिसको सोचा जा रहा है, तो वहाँ पे एस के साथ इफ़ या एस के साथ दो का ही यूज़ करेंगे आप। है इवन इफ़। इवन इफ़ का जो यूज़ किया जाता है कंजक्शन के रूप में वो चाहे के अर्थ में होता है। जैसे कि आई विल नॉट चीट द स्टूडेंट्स इवन इफ़ आई एम हैंग्ड। मैं स्टूडेंट्स के साथ धोखा नहीं करूँगी चाहे मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इवन इफ़ जब इस तरीके की सिचुएशन होगी चाहे के अर्थ में, तो वहाँ पे इवन के साथ आप इफ़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इवन के साथ दो यूज़ नहीं कर सकते, इवन बट नहीं कर सकते, इवन येट नहीं कर सकते, इवन के साथ इफ़ ही जाएगा। नेक्स्ट है डाउट के बाद एफर्मेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर का प्रयोग होता है, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे ही डाउट्स, डाउट आ गया तो डाउट के बाद हमें सेंटेंस देखना है एफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। इफ़ मनीषा विल मैरी हिम, मनीषा विल मैरी हिम, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके हिसाब से हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। मतलब उसको संदेह है कि मनीषा उससे शादी करेगी या नहीं करेगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई हैव नॉट एनी डाउट दैट द पब्लिशर विल चीट मी। अब यहाँ पे जो डाउट है ये नेगेटिव उसमें आया है, नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। और ऊपर जब डाउट के साथ डाउट जो था ये एफर्मेटिव सेंटेंस में आया था, तो हमने इफ़ और वेदर का यूज़ किया था। ये कुछ स्पेशल रूल्स हैं कंजंक्शंस के यूज़ के जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी तो जो कंजंक्शंस के टाइप हैं और उनका जो अर्थ है कैसे यूज़ करते हैं वो मैं सब आपको बता चुकी हूँ, बट ये कुछ स्पेशल रूल है जिनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर किसी सेंटेंस में द रीज़न वर्ड आया हो, ठीक है, क्या आया हो, द रीज़न, तो उस सेंटेंस में हम रीज़न के बाद हमेशा किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। हम दैट के अलावा जैसे कि ड्यू टू, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। दिस इज़ द रीज़न दैट ही इज़ नॉट अपीयरिंग एट द एग्ज़ामिनेशन। यहाँ पे आ गया रीज़न, द रीज़न, यही वह कारण है कि वह एग्ज़ाम नहीं दे रही है। तो द रीज़न के साथ हमें क्या यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है। अगर सेंटेंस की शुरुआत इस तरीके से हो, दिस इज़ द रीज़न, दैट इज़ द रीज़न, तो वहाँ पे हमेशा आप रीज़न के बाद क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। नेक्स्ट है दिस इज़ द रीज़न ड्यू टू। अब यहाँ पे ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि द रीज़न आया तो इसके साथ हम ड्यू टू नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है दिस इज़ द रीज़न बिकॉज ही इज़ नॉट अपीयरिंग, ये भी गलत हो जाएगा, द रीज़न के साथ हमको बिकॉज भी नहीं लगाना है। दिस इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हमें बिकॉज ऑफ भी नहीं लगाना है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द रीज़न के अलावा अगर ये फ्रेज आ जाए, द रीज़न वाई, ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द रीज़न के अलावा अगर ये फ्रेज आ जाए, द रीज़न वाई, तो द रीज़न वाई वाले फ्रेज़ के साथ भी आपको क्या करना है, दैट का ही यूज़ करना है। कंजंक्शन आप दैट ही लगाएंगे, उसके अलावा कोई और नहीं लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रीज़न वाई आई डोंट लव हर इज़ दैट। अब ये जो नेक्स्ट क्लॉज है इसे किससे स्टार्ट किया है, दैट से स्टार्ट किया है। शी हैज़ बिट्रेड माई फ्रेंड, तो यहाँ पे द रीज़न वाई आया है तो हमने नेक्स्ट क्लॉज में किसका यूज़ किया है, दैट का यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको कंजंक्शंस को कैसे यूज़ करना है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।